नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में आज 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद राजनीतिक सरगर्मियों पे चर्चा करते हैं। बहुत चर्चा थी कि घर में घुस के मारेंगे। कल बीजेपी के ऑफिस में घुसकर वहां के प्रवक्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को जूता मारा गया, जूता स्ट्राइक की गई। आज कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को मंच पे बोलते हुए थप्पड़ जड़ दिया, मारपीट शुरू हो गई। यानी घर में घुसकर मारने वाला प्लान राजनीति में भी नजर आ रहा है। उसके अलावा अमर सिंह भी घर में घुसकर चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं रामपुर आया हूं और लंगोट नापने का उन्होंने चैलेंज दिया है आजम खां को। यानी चर्चा आगे इसी तरह की बढ़ रही है। और अगर आप बात करेंगे तो शहीदों के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन हेमंत करकरे को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से किए गए अटैक में शहीद हुए थे, उनको लेकर भी चर्चा गर्म हुई है। प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया, लेकिन आईपीएस लॉबी नाराज है और पूरे देश में किरकिरी हुई है, क्योंकि शहादत को लेकर चर्चा थी, लेकिन शहादत इस हद तक चली जाएगी ये भी किसी ने नहीं सोचा था। हार्दिक पटेल के अलावा दूसरी खबर यह भी है, एनएसएसओ नेशनल सर्वे ऑफ जो ऑफिस है, उसने एक आंकड़ा जारी किया है कि 2017 और 18 में 11 राज्यों की तो बहुत बुरी हालत है। लगभग 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कई जगह पर देखने को मिली है। यह भी एक चर्चा है। लेकिन अगर बात करें, बीजेपी के एक नेता है बाराबंकी से रंजीत ठाकुर, वो कह रहे हैं चीन से एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी, दाढ़ी साफ कर दी जाएगी। अब किस किस की दाढ़ी साफ की जाएगी, ये भी बड़ी सवाल है। यानी विवादित बयान लगातार जारी हैं। कार्रवाई कहीं पे हुई है, लेकिन बयान आज भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर खबर यह है कि राष्ट्रपति महोदय के ऑफिस और घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, पीएमओ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तिहाड़ जेल में एक शख्स के, एक कैदी की कमर के ऊपर गर्म सलाखों से ओम लिख दिया गया है। हालांकि ओम लिखा जाना शायद किसी को बुरा लगे ना लगे, लेकिन ये युवक मुस्लिम है तो इसलिए ये खबर गर्म हो गई है। हालांकि पुलिस जांच की बात कर रही है, कह रही है कि जांच की जाए, लेकिन कौन सी मानसिकता के तहत ये बात हुई है, ये भी बड़ी खबर है। पहले सुन लेते हैं कि पीड़ित क्या कह रहा है, फिर पुलिस क्या कह रही है, फिर अपने पैनल से मिलवा के बात करेंगे कि आज इस सब बातों पर क्या मंथन निकल कर आएगा। जो हार्दिक पटेल ने पास की रचना की और पाटीदार अनामत आंदोलन किया, उस टाइम पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और करोड़ हॉस्पिटल में दवा चल रही थी। उस टाइम पे 2 बार में बहुत तकलीफ में आया था। उसी वक्त मैंने डिसीजन ले लिया था इस आदमी को मारना है, कोई भी करके इसको सबक सिखाना है। उसके बाद मेरे बच्चे को सवा साल हुआ था। उस टाइम पे તમે બધા જાણો છો કે ચૂંટણી ખૂબ નજીક છે। ये आप देखें, थप्पड़ मारते हुए हार्दिक पटेल को सरेआम मंच पर थप्पड़ मारा। और उसने क्यों मारा, उसने बताया था कि हमने क्यों थप्पड़ मारा, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। ये नहीं, ये थप्पड़बाजी आप देख रहे हैं मंच के ऊपर हो रही है। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस का मामला है, उस पर भी क्या कार्रवाई होगी, वो भी जरा पुलिस का बयान सुन लेते हैं। आज सुरेंद्रनगर में वल्डान में जो वड़वान पुलिस स्टेशन में हार्दिक पटेल सभा चालू थी, उस दौरान एक पर्सन तरुण भाई, मनु भाई गुज्जर ने आके उनको असॉल्ट करने का ट्राई किया, जिसमें घर्षण हुआ। और उस दौरान उसका ऐसा बोलना है तरुण भाई का कि जब पाटीदार आंदोलन चालू था, उस दौरान आपकी वजह से 14 पाटीदार भाई शहीद हुए। मगर उनकी शहादत बेकार गई और आप दूसरी पार्टी में जुड़ गए। आपकी वजह से गुजरात की, जी हाँ, ये पाटीदार वाला मामला जो वहां पर हार्दिक पटेल जिसने थप्पड़ मारा, उसने क्या रीजन बताया ये था। लेकिन दिल्ली के अंदर एक शख्स ने जब अदालत के अंदर उसको लाया गया आज, तो उसने बताया कि उसकी कमर के ऊपर ओम लिख दिया गया है गर्म सलाखों से, और उसकी जांच की जा रही है। पुलिस का भी बयान यह है कि वो जांच करने लगी है। पैनल से मिलवाते हैं आपको। प्रमोद स्वामी जी मौजूद है हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। अनूप पटेल जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद स्वामी जी और अनूप पटेल जी। डॉक्टर आशुतोष वर्मा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लखनऊ से सीधे जुड़े हुए हैं। और मुजफ्फर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं दिल्ली स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, दाढ़ी साफ करा दी जाएगी और जेल के अंदर जो चीजें हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं, चुनाव क्या पटरी से उतर रहा है या यही ट्रेंड रहेगा? अमर सिंह भी जाकर कह रहे हैं कि लंगोट नापने का चैलेंज देता हूं। आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा,
वाजपेयी जी ने कहा था कि मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन वार जो है वो कमर के नीचे नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटना की हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी मजहबी जो गतिविधियां हैं और या व्यक्तिगत जो पूजा अर्चना करने की विधि है, उसके ऊपर में हर व्यक्ति को अधिकार है। और इस तरह की जो घटना है, इनको हम कभी भी इंडोर्स नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं की हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं और जो भी जिस व्यक्ति ने भी ऐसी घटना की है, उसके ऊपर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने हार्दिक पटेल वाली घटना का भी जो जिक्र किया, ये थप्पड़ मारने की या इस तरह की घटना, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो भी आप व्यक्ति आंदोलन करते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर करके, उस वक्त हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हम बंद वगैरह जो करते हैं उससे जो आम आदमी को यानी जो कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आदमी ने जूता मारा था, उसको आप जो है समर्थन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पर हार्दिक पटेल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को समर्थन कर रहे हैं, ऐसी जो आपके वहां पर जीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता किसी ने मारा है, उसको भी समर्थन करते हैं। सर, मैंने कब हार्दिक पटेल की कार्रवाई का समर्थन किया? आप कह रहे हैं ना, हाँ, मैंने ये कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी व्यक्ति आंदोलन करते हैं, कम से कम जब जैसे हम बंद कॉल करते हैं और अन्य तरह के जो आंदोलनात्मक जो कार्यसूची जो बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, उससे आम जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने ये कहा। आप मेरा स्टेटमेंट आप सुनने में जरा आपको हो सकता है मिसकम्युनिकेट हुआ है। मैं इस तरह की किसी भी घटना को मैं एंडोर्स नहीं करता। मैं इसको घोर निंदनीय मानता। दोनों को घोर निंदनीय मानते हैं। लेकिन कार्रवाई क्या होगी? लेकिन कार्रवाई क्या होगी? तिहाड़ के अंदर अगर अगर मुस्लिम युवक की कमर पे ओम लिख दिया जाएगा तो कार्रवाई क्या होगी? क्या ये सोच है या ये एक अपराध है? सर, मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आसाम में एक जिला है विश्वनाथ चाराली। अब उसके आपने वहां भी एक ऐसी घटना हुई थी, आप वीडियो में वायरल हुई है, आप उसको देख सकते हैं। एक जो मुस्लिम व्यक्ति है, उसको पकड़ करके उसको बेइज्जत किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये पूरे वायरल हुई है घटना। लेकिन जब इस घटना की जांच की गई तो जो दोषी व्यक्ति पाया गया वो अन्यशाही का सदस्य है। तो कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह की घटना कर रहा है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अनूप पटेल जी हैं। अनूप जी, आपके यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। प्रियंका चतुर्वेदी कल तक आपकी जबान थी, आज वो शिवसेना में शामिल हो गई। कह रही कि कांग्रेस के अंदर घुटन थी और कई ऐसे गंभीर आरोप लगाए, वो चली गई है। लेकिन अगर देखें, देने को किसी भी पार्टी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी कह रही निंदा जरूर कर रही है, लेकिन आपके यहां भी क्या आम जनता को देने के लिए कुछ है? जबकि एनएसएसओ की रिपोर्ट ये कहती है बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल लंगोट नापने से ऊपर या किसी को बेइज्जत करने से ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है। ऐसा है खालिद साहब, ये जो भी आज जो आपने कहा कि जो है हमारी जो पूर्व जो प्रवक्ता थी, अब वो कह रही है कि मैं बचपन से मुझे अच्छा लगता था जो है शिवसेना की तरफ इंक्लाइनेशन है। तो बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे लोग जो है अपना सही समय पे सही रास्ता पकड़ लिए हैं। कांग्रेस जो है संविधान के प्रति, सेकुलरिज्म के प्रति, सोशल जस्टिस के प्रति और इस देश की सॉवरेनिटी के प्रति हमेशा जो है दृढ़ संकल्पित रही है। आपने जो दूसरा सवाल किया कि क्या देने के लिए, मुझे लगता है कि इट इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट आवर मैनिफेस्टो हैज बीन डिस्कस्ड अ लॉट इन दिस नेशन। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो इस बार डिस्कशन हुआ है, कांग्रेस का शायद किसी का मैनिफेस्टो डिस्कशन नहीं हुआ। आप उस पे देखिए, हम कह रहे हैं कि 72,000 रुपए हम प्रति वर्ष। अनूप पटेल जी, जितना डिस्कशन आपके मैनिफेस्टो, नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, जितना नहीं, मैं आप ही का नंबर है, नहीं, एक लाइन ले लीजिए, सिर्फ एक लाइन ले लीजिए। गरीबी हटाओ का भी मैनिफेस्टो आपका ही का सबसे ज्यादा चर्चा हुई है इस देश में। हम जो है न्यायपालिका में और जो है न्यायपालिका में दलितों पिछड़ों को जो है रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। हम जो है प्रमोशन में पहली बार, भारत की इतिहास पहली बार ओबीसी वर्ग को हम जो है रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। अनूप पटेल जी, मैंने आपके मैनिफेस्टो पे चर्चा करने के लिए, आपके मैनिफेस्टो की आपसे मैं भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया। आप सुने, मेरा सवाल सुने। मेरा सवाल यह था कि तिहाड़ के अंदर
एक शख्स की कमर पे, मुस्लिम युवक की कमर पे ओम इसलिए लिख दिया गया कि वो वहां पर उसको मानसिकता क्या थी। मेरा सवाल सुन ले पहले। दूसरी बात, एक दूसरी घटना मैंने बताई, तीसरी घटना बताई। मैं कह ये रहा हूं कि आपके प्रवक्ता तक आपसे अगर संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष के तौर पर आप उस कमजोर आदमी की आवाज कैसे उठा पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि लंगोट नापने के लिए मैं रामपुर में आया हूं, आप नाप के दिखाओ। उनके पास देने को क्या है, आपके पास देने को क्या है। आप मैनिफेस्टो बता रहे हो, आपका मैनिफेस्टो तो इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित हुआ है। गरीबी हटाओ का नारा आपके यहां से आया था, कितनी गरीबी हटी आप बताइए। सवाल यह है कि आपकी पार्टी में ही अगर यह हाल है तो आप विपक्ष के तौर पर भूमिका कैसे निभाएंगे। ये 5 साल में पूरे देश ने देखा है। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना चाहूंगा। जो तिहाड़ के अंदर ये घटना हुई है, ये बहुत ही डिस्कस्टिंग है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सीधा सीधा जो है, ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के जो है प्रक्रिया पे ये सवाल खड़ा होता है। विपक्षी नाकामी पर भी सवाल उठता है, विपक्षी नाकामी पर भी सवाल उठता है। नहीं तो सरकार, ये गजब हो रहा है। सरकार जो है किसकी है भाई? सब सवाल तो प्रशासन पे होगा ना, व्यवस्था पे होगा। हमारी पार्टी होगी तो तब ना आप सवाल करिएगा। आपने हमारा पक्ष सुना, पूछा, हम अपने पक्ष को बता रहे हैं कि ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है, और इसमें जो तिहाड़ का प्रशासन है वो इसके लिए पूरा जिम्मेदार है। उसको इस तरीके का जो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। होम मिनिस्टर को जो है, जो होम मिनिस्ट्री है, अब तो खैर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का जो है शासन लागू हो रहा है, चुनाव के समय लागू हो जाता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है तिहाड़ जेल, ये जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर जो भी प्रशासनिक जो है अमला उसको पूरा जो संज्ञान ले, और इसको जो बीजेपी पर प्रवक्ता उसका कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। तिहाड़ की घटना जो है ये प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है। ठीक है, दूसरी बात मैं आता हूँ आशुतोष जी से ले लेता हूं। आशुतोष जी, एक मिनट आता हूँ। अनूप जी, अनूप पटेल जी आता हूं। आशुतोष जी, 3-4 घटनाओं का जिक्र सुनने के बाद आपको लग रहा होगा प्रज्ञा ठाकुर को लेकर चर्चा है, मुद्दा अलग हो गया। तिहाड़ की चर्चा है, बाराबंकी के नेता कह रहे हैं कि चीन से एक मशीन मंगवाएंगे और सबकी दाढ़ी साफ हो जाएगी। आप कहते हो कि आपके यहां अंडरवियर का कलर बताया जाएगा। अमर सिंह कहते हैं कि मैं आया हूं चैलेंज देने कि अब लंगोट नाप लो। इसमें आपके पास आम आदमी को देने के लिए कुछ है? यानी मुद्दों को सब लोगों ने, एक दूसरे ने इतना गुचमुच कर दिया है कि मुद्दे पे कोई बात नहीं हो रही है, उल्टी सीधी बातों पे बात हो रही है। अगर ये सब चीजें होंगी तो विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे आप लोग? खालिद जी, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। पहले तो जो मेन मुद्दा आपने समाजवादी पार्टी के लिए उठाया कि आजम खान साहब ने क्या कहा। आजम खान साहब ने जो भी कहा उसके लिए जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो भी बोलना था और जो भी सजा देनी थी उनके हिसाब से दी, और उन्होंने वक्तव्य दिया, एक्सप्लेनेशन दिया। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से आगे बढ़ के हम लोग को कोई वक्तव्य ना दे, वो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से मुद्दे को नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं तो मीडिया से भी बोल रहा हूं और सबसे आग्रह कर रहा हूं कि जो आम जन की बातें हैं, जो आम लोगों की बातें हैं, आपने अभी पहले वक्तव्य में एनएसएसओ की बात करी थी, 47 साल की बेरोजगारी की बात करी थी, वो बातें क्यों नहीं सामने आके आ रही? इतनी ज्यादा आत्महत्या किसानों की हुई है, वो बातें क्यों नहीं आके आ रही? मैं बिल्कुल मैं कर रहा हूं। तो उन बातों पर अगर हम लोग चर्चा करें, उसके निष्कर्ष, उसके लिए हल निकालने की कोशिश करें, तो एक राजनीतिक पारी और एक राजनीतिक पक्ष की तरह हम काम कर सकेंगे। रही बात जो आप घटनाएं बता रहे हैं, लोकतंत्र में इन सब घटनाओं की कहीं कोई जगह नहीं, और ये बड़ा अजीब सा है कि चुनाव के समय इस तरीके से एक सत्ताधारी दल को बैठे हुए अजीब से नैरेटिव को जो देश में कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से चाहे प्रज्ञा ठाकुर की बात कर ले या तिहाड़ जेल में कोई ओम लिख रहा है, कोई कह रहा है कि हम वो दाढ़ी कटवा देंगे, तो ये कौन सा नैरेटिव वो सेट करना चाह रहा है जिसने 5 साल सरकार चलाई है, और अब समय आ गया है जब रिपोर्ट कार्ड इनको देना है तो वो नैरेटिव कहीं और ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे कागज पे कोरा पड़ा हुआ है और लिखने को कुछ नहीं है। तो विपक्ष की भूमिका हम लोग निभा रहे हैं और हम लोगों ने जमीन में जाके निभाई है। आप लोगों आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर चुनाव आयोग ने जो भी वहां पर अपनी कार्रवाई की है उसके बाद ना हम ऊपर है ना कोई ऊपर है, लेकिन आपने शुरुआत की, उसका रेडिएशन हुआ। आज अमर सिंह लंगोट नापने के लिए वहां पे चैलेंज देने पहुंच गए। उसके अलावा भी आजम खान के औरों की भी बयान है। सवाल ये नहीं है कि अगर कार्रवाई होगी बात खत्म होगी, लेकिन शुरुआत तो गलत हो गई ना। मुद्दों से तो भटकाने का काम शुरू आपकी तरफ से हो गया ना।
खालिद जी, अगर बात शुरुआत की करी जाए तो शुरुआत तो हमारे ख्याल से एक अब डेढ़ आप साल किसी और पहले का भी नाम शुरू हो लेंगे, गई वो थी। किसी और का लेंगे। नहीं, मैं फिर वही बात, जब आपने मेरा नाम लिया तो मैं बताऊंगा शुरुआत कहाँ से हुई। जी बताइए बताइए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप भी जान रहे हैं शुरुआत कहाँ से हुई है। कोई रंग के, जब रंग के बारे में बताने लगे कि ये रंग किसी पर एक फला धर्म के साथ होता है, ये किसी देश के साथ होता है, कोई आदमी प्रचार करता है तो कहता है मुझे लगता है वो पाकिस्तान चले गए। तो कहानियां कहाँ से शुरू करी गई है, ये बात मैं मानता हूं कि ये टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो भी निर्णय कहीं से भी शुरुआत की है, चाहे वो हमारी पार्टी से की हो या भारतीय जनता पार्टी से कही हो या किसी से भी है, मुझे लगता है उसको समझने में देर हुई है और सुप्रीम कोर्ट को बीच पे आके उसको उसकी शक्तियों के बारे में बताना पड़ा है। जी मुजफ्फर तो वही है ना, जब तक आप बताएंगे नहीं मुजफ्फर साहब, हनुमान को कि आपकी क्या आशुतोष जी मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। जानेगा। मुजफ्फर साहब, सवाल ये है, जो लोकतंत्र का एक अपेक्षा है कि सत्ता जो है वो काम करेगी, लोगों को रोजगार का मुहैया होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, 5 साल जो भी काम हुआ है, विकास हुआ है, वो सब ने भी देखा है, सब लोग उसको अपनी अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आज दोबारा से सरकार चुनने का मौका है, वोटर को डिसाइड करना है, लेकिन वोटर को डिसाइड करने के लिए समय नहीं देना चाह रहा कोई भी, ना विपक्ष है, ना कोई है, ना गठबंधन है, ना सत्ता है। ऐसे मुद्दों में उलझाया जा रहा है और इस बीच जो घटनाएं सामने आ रही वो किसी मानसिकता को दर्शा रही हैं। कैसे आप देखते, कैसे जनता जो है ये तय करे कि उसको किसको चुनना है? खालिद साहब, हमने इस देश में कलिंगा का युद्ध देखा सत्ता के लिए, जिसमें 1 लाख लोग अशोक ने मार दिए थे और फिर उसे रियलाइजेशन हुआ और उसने प्रायश्चित किया। हमने इस देश में बाबर और लोधी का युद्ध देखा, जिसमें बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई और वो भी बाद में उनको इसका प्रायश्चित करना पड़ा। हमने 13 साल का अकबर भी देखा जो बादशाह बना और उसने किस तरह इस देश के अंदर राज किया, ये भी आपके सामने है। मैं एक बात पे बहुत ही दुखी हूँ कि जो विरोध जताने का तरीका जूते के ज़रिए शुरू हुआ है देश में, ये बहुत ही दुखद है। और इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 2009 में पी चिदम्बरम से होती है और जो बाद में 2014 में खुद हमारे नितिन गडकरी साहब पर भी फेंका गया और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोग भी इसकी जद में आए। और आज दुखद घटना कल हो गई कि भाजपा के मुख्यालय में भी जूता चल गया। देखिए, कहीं ना कहीं जो चीज़ें बोई गई हैं इस देश में, उसको काटने का ये समय आ गया है और उसी के ये कुफल हैं। ये वो फल हैं जो कड़वे कसेले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बोने का काम भी इन्हीं राजनेताओं ने किया है और उन्हीं के सामने आज ये चीज़ें आ रही हैं। मैं अगर बात करूं इस बात की कि दिल्ली की एक जेल में एक आदमी की पीठ पर लिख दिया जाता है, तो बात ये भी करनी पड़ेगी कि बाराबंकी में जो ठाकुर साहब हैं, क्या निरंजन बहादुर, वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों को उनकी औकात में रखना है तो मोदी को वोट दो। वहीं अमित शाह जी बहुत जिम्मेदार आदमी हैं, वो कहते हैं कि देश से हम सारे लोगों को बाहर निकालेंगे सिवाय हिंदू, सिख और बौद्धों के। तो सवाल यह है कि जैन कहाँ जाएंगे और दूसरे लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन अकेले सवाल ये भी पैदा होता है, लेकिन सिद्धू का और मायावती का बयान भी तो याद रखिए जी। मैं ये भी कह देता हूँ, वो भी तो लामबंद कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम तो दोनों तरफ हो रहा है ना। मैं वहीं पर आ रहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये दाढ़ी मुंडवाने की बात आ गई, तो भाई इतने सारे जो हमारे साधु संत हैं वो सारे दाढ़ी रखते हैं, उनकी दाढ़ी मुंडवाओगे, सिखों की दाढ़ी मुंडवाओगे, किस किस की दाढ़ी मुंडवाओगे, ये भी बताना चाहिए कि भाई किसकी दाढ़ी मुंडवाने वाले हो आप। और जो भी कर रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि ये राजनीतिक जो परिघटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से पूरा ताना बाना हो रहा है, ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। पूरे इलेक्शन को किसी न किसी तरह ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश है, जो इत्तेफाक से इस बार नहीं हो पा रहा है और बूथ पर वोटर जा रहा है। यही दुखद बात है। यानी पूरा जो है ना, वोटर को बहुत समझदारी से काम लेना, आप ऐसा भी कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, हालांकि बीजेपी ने इस बयान की निंदा भी की है और अपना एक तरह से उससे पल्ला भी झाड़ा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रज्ञा ठाकुर का अपना बयान है, लेकिन कैंडिडेट तो आपके ही है वो
अगर हेमंत करकरे जैसे शहीद को लेकर भी विवादित बयान दिया जाए। हालांकि प्रज्ञा ठाकुर ने अपने बयान को वापस लिया, उन्होंने कहा अगर ये इससे लोगों को ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए इसको वापस लेती हूं। लेकिन कुल मिला के गंभीरता तो खत्म होती है ना, असली चुनाव में से मुद्दे हट जाते हैं, विवादित बातें रह जाती हैं। लगता है प्रमोद स्वामी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। पीसीआर से कहूंगा थोड़ा सा देखें ऑडियो में कहीं कोई प्रॉब्लम है। जी प्रमोद स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, प्रमोद स्वामी जी के थोड़ा सा टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अनूप पटेल जी, कैसे होगा आम जनता को देने के लिए आप सभी दलों के पास क्या है? देखिए, अगर इतना भी निराशा में नहीं होना चाहिए, इतना भी जो है डिस्टोपियन एटमॉस्फेयर नहीं है। क्या है देने के लिए? जनता एक विकल्प तो चाहती है और 2014 में उन्होंने विकल्प चाहा था और उसके लिए जनता ने भरपूर जो है वोट किया था। एक शख्स को जो ये आया था कि गुड गवर्नेंस जो है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और पता नहीं क्या क्या जो है, करप्शन फ्री इंडिया, ये सारी चीजों को लेके आया था। 5 साल हो गए हैं खालिद साहब, 5 साल में अगर चुनाव अगर होना चाहिए था तो इनका जो परफॉर्मेंस है उस पर होना चाहिए था। 5 साल में इकोनॉमी कहां डूब के चली गई, डिमोनेटाइजेशन से क्या हुआ है, जीएसटी से क्या मिला है, कृषि में जो ग्रोथ रेट है वो कम क्यों हो गई, आंकड़े जो होते थे आर्थिक आंकड़े हैं उसको क्यों दबा दिया गया, सीएसओ से दबा दिया गया, ठीक है, आपका लेबर जो है मिनिस्ट्री ने आंकड़े दबा दिए, और इस देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ी है। मुझे लगता है इन सवालों पे होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल धार्मिक उन्माद के हैं, सवाल जो है सेंसिटाइजेशन के हैं। जैसे कि अब पुलवामा की घटना पे है, अब कल ही जो है सुषमा स्वराज जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वहां पे कोई नहीं मारे गए। तो साहब, एक तरफ जो अमित शाह भी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि 250-300 लोग मारे गए, उन्हीं के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि वहां पे नहीं मारे गए। तो सवाल ये है कि नरेटिव बनाने की कोशिश कहा कि हमने, हमारी इंस्ट्रक्शन ये थी कि ना हम आर्मी को न वहां के आम नागरिक को हिट करेंगे, सिर्फ नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें तो है ना कि कोई नहीं, हमारे पास हमने चला, कोई नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपका सवाल है कि क्या मतलब क्या देंगे, ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिविटी, अब कितना भी निराशा का तो दौर है, लेकिन निराशा के दौर में सुबह सुबह जब कली खिलती है तो फूल बनता है। हमें भी ये उम्मीद है कि इस निराशा के दौर पे जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ढह गई है, जहां पे कम्युनल हार्मनी को पूरी तरीके से चोट पहुंचाया जा रहा है, संविधान को जो है जलाने की कोशिश की जा रही है, पंकजा मुंडे जैसी जो है बीजेपी की जो नेत्री है वो कह रहे हैं कि हम दोबारा आएंगे तो संविधान को बदल देंगे, प्रज्ञा ठाकुर जैसे बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो जिस तरीके से इससे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जनता इस बात को सोचेगी। आप जब संविधान की बात करते हो, आप जब सही विकल्प की तरफ जाएंगे। अनूप पटेल जी, आप जब संविधान की बात करते हो और जब आप कम्युनल हार्मनी की बात करते हो तो थोड़ा सा मुझे संशय होता है, क्योंकि कम्युनल हार्मनी की अगर आप बात करते हो तो शायद आप अलीगढ़ को भूल जाते हो, मेरठ को भूल जाते हो, मलियाना को भूल जाते हो, अपने शासनकाल में हुए हुए तमाम कम्युनल जो राइट्स हैं उनको भूल जाते हो। आप एक मिनट, आप इमरजेंसी को एक मिनट, आप इमरजेंसी को भूल जाते हो। इमरजेंसी में संविधान के साथ क्या हुआ था? सवाल मेरा अकेले बीजेपी से आपसे नहीं है, सभी दलों से। सबके जो अपने चरित्र हैं वो कैसे हैं जब वो आईने के सामने क्या कभी खड़े नहीं होते हैं? खालिद साहब, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गलतियां जो है मानी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम खुले दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। और कांग्रेस जो है कभी मतलब ये नहीं करती है कि उससे गलतियां हुई तो, लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करती है। स्वामी जी, बीजेपी जो है स्वीकार करती है, आप गलती ये तो मान लेते हैं, आप तो मान नहीं रहे हो, ठीक है। इनके जो केंद्रीय मंत्री है अनंत साहब, अनंत हेगड़े कर्नाटक के, वो कह रहे हैं कि जो है खत्म हो गया तो ठीक है। प्रमोद जी बताइए। पटेल साहब, आपका भाषण सुन लिया है, अब दूसरों का बताइए प्रमोद स्वामी, ठीक है।
मुजफ्फर हुसैन साहब ने 2-3 मुद्दे उठाए आज के विचार डिबेट में। उन्होंने एक ये कहा कि जो है हम अनु पटेल जी जरा उनकी बात ले लेते हैं। अनु पटेल जी, अनु पटेल ले लेते हैं जी। प्रमोद स्वामी, क्यों आप तो माफी भी नहीं मांगते? वो कह रहे हैं हम तो मान रहे हैं, आप गलती भी नहीं मान रहे हो। नहीं, गलती अगर कोई करे तो उसको जरूर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन गलतियां हमने क्या की, जरा ये गलतियों को स्पष्ट करते। दूसरा, मुजफ्फर हुसैन साहब ने 2-3 मुद्दे उठाए। उन्होंने एक सिटीजनशिप एक्ट का मुद्दा उठाया जो हम अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो ये एक्ट ये एक्ट हमने नहीं बनाया, ये 1955 से ये सिटीजनशिप एक्ट है। और भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। और 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो ये कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर में, रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं हिंदू, बुद्ध, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, इनके ऊपर अगर रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, धार्मिक अत्याचार होता है और वो भारतवर्ष में आते हैं और उसके बाद में अगर वो नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं तो 11 वर्ष के बाद में उनको नागरिकता दी जाएगी। जब जो है यहाँ अरे सुन लीजिए ना, अरे बात ही नहीं सुनते आप। सुनिए, 1955 याद कर लीजिए, इसमें लिखा है सिटीजनशिप एक्ट में कि 1947 में जो स्थिति थी यथा स्थिति रहेगी। और जो लोग 1947 में हिंदुस्तान के नागरिक हैं वो नागरिक रहेंगे, वो नागरिकता उनकी नहीं छीन जाएगी। फिर मुद्दा वहां चला गया। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, सरकार बनाने के लिए सभी जी तोड़ से कोशिश कर रहे हैं। आप गठबंधन करके आज सब तमाम जो है गिले शिकवे दूर करके मायावती और मुलायम सिंह एक मंच पे आए। और हालांकि मायावती ने अपना दर्द बयान कर दिया कि मैं 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भूलते हुए, यानी याद करते हुए भूलना की बात की उन्होंने। लेकिन जनता बहुत उम्मीदें कर रही है आपसे, सभी दलों से क्या कुछ देने को। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या इन्हीं मुद्दों में उलझा के फिर 5 साल आप लोग ग्रेस लेना चाहते हैं या वाकई में कोई बदलाव की बात होगी? नहीं, बिल्कुल खालिद जी, आज का एक ऐतिहासिक दिन था और एक मंच पे पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो सुश्री मायावती जी ने बोला, ये उन्होंने 12 जनवरी को भी उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया था कि इससे पहले कि मीडिया और पत्रकार मुझसे उस बात का उल्लेख करें, मैं पहले ही अपनी सफाई दे देती हूँ कि मैं सब सोच समझ के उस बातों को ध्यान रख के गठबंधन कर रही हूँ। और गठबंधन का जो नियम है और जो समाजवादी पार्टी का जो हम लोग किया है कि सामाजिक न्याय हम लोग करेंगे सामाजिक के साथ। और बार बार हम बोलते हैं इन गरीब, पिछड़े, दलित, इन सब के उठाने के लिए, इन सब की आवाज उठाने के लिए गठबंधन हर समय खड़ा हुआ है। इन बेरोजगारों के लिए, इन किसानों के लिए। स्वामी जी, लास्ट बहुत शॉर्ट, एक सेकंड लास्ट, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं रहा मेरे पास, आधा घंटा ही रहता है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुजफ्फर हुसैन साहब ने डिबेट को डाइल्यूट किया है। उनको 1955 का सिटीजनशिप एक्ट पढ़ना चाहिए। 1947 का सिटीजनशिप एक्ट की बात कर लीजिए। मैं आपको वो कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर किया गया है कि जो 1947 में सिटीजन है वो सिटीजन रहेगा। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। यही सच है में आज हमने तमाम उन बातों का जिक्र करने की कोशिश की जो आपसे और हमसे जुड़े हैं, खासतौर से जनता से जुड़े हुए हैं, और वो तमाम मुद्दे। और अगर एनएसएसओ की बात करें तो उसकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी गंभीर है। सभी को सोचना होगा, सत्ता को भी, विपक्ष को भी और सभी लोगों को। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।